आप सभी को नमस्कार। जीएस गुरुकुल लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रस्तुत वीडियो जरूर देखें, पूरा देखें, स्किप न करें। पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे संगम युग। ठीक है, संगम युग से क्या मतलब है? नहीं, वो तो ठीक है। संगम क्या है? संगम क्या है? ठीक, तो संगम साहित्य से क्या मतलब है? संगम साहित्य तो ये जो दक्षिण भारत का क्रमबद्ध ऐतिहासिक लेखन, क्रमबद्ध ऐतिहासिक लेखन, ऐतिहासिक लेखन कब से? कब का मतलब ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से मतलब जब ऐतिहासिक काल था, मतलब जिस काल से इतिहास लेखन होने लगा, ऐतिहासिक युग की शुरुआत से, ठीक, शुरुआत से जिन साहित्यों के मदद से दक्षिण भारत का क्रमबद्ध ऐतिहासिक लेखन किया गया, वे साहित्य क्या हैं? वे साहित्य हैं संगम साहित्य। ठीक है, वे सभी साहित्य हैं संगम साहित्य। अब संगम से क्या मतलब है? संगम से मतलब है गोष्ठी, है ना? मतलब कुछ विद्वान इकट्ठा हो रहे हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं। वो विचार विमर्श कर रहे हैं कि ये साहित्य सही है या गलत है, या ऐसा उचित है या अनुचित है। इन सारी बातों पर विचार होता था। संगम से मतलब गोष्ठी भी कह सकते हो आप, परिषद भी कह सकते हो। ठीक, संगम में होता क्या था कि विद्वान कवि या लेखक जो भी अपनी कृतियां रचते थे, जो भी अपनी कृतियां रचते थे, सबसे पहले वो क्या करते थे? सबसे पहले संगम के समक्ष प्रस्तुत करते थे। संगम के समक्ष प्रस्तुत करते थे। ठीक, संगम के समक्ष, जो विद्वानों का संगम होता था। फिर यहां से अनुवाद मिलने के बाद, अनुवाद जब मिल जाता था तो एक प्रकार से वो प्रकाशन के योग्य हो जाता था। प्रकाशन के योग्य। ठीक है, संगम साहित्य प्रकाशन के योग्य। ठीक, अब यहां पर सीधी सी बात है कि यहां पर भले ही किसी लेखक की रचना हो, किसी साहित्यकार की रचना हो, लेकिन वहां पर उस रचना पर एक प्रकार से किसी गोष्ठी या परिषद में विचार किया जा चुका है। ठीक, इसलिए ये ऐतिहासिक लेखन में ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसी कारण ये संगम साहित्य क्या है? ऐतिहासिक, क्रमबद्ध ऐतिहासिक लेखन, मतलब ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग के आरंभ से क्रमबद्ध ऐतिहासिक लेखन में, ठीक, क्रमबद्ध ऐतिहासिक लेखन में महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक, तो क्या बातें समझ में आई कि संगम युग हम संगम साहित्य से लेते हैं। संगम साहित्य से मतलब ये हुआ
कि जो संगम एक गोष्ठी हुआ करती थी, और गोष्ठी या परिषद जहां पर तमाम सारे विद्वान इकट्ठा होते थे और किसी की कृतियां, रचना या लेख, जो भी किसी भी लेखक या विद्वान कवि की जो भी कृतियां होती थी उस संगम साहित्य में प्रस्तुत किया जाता था। फिर यहाँ पर विचार विमर्श होता था, फिर उसको प्रकाशन के योग्य समझ लिया जाता था और वो उसको प्रकाशित किया जाता था। प्रकाशित से मतलब कि वो जनता के सामने लाया जाता था या पाठक वर्ग के सामने लाया जाता था। तो इस दृष्टि से ये हम कह सकते हैं कि संगम साहित्य विश्वसनीय है और प्रमाणित है। तो ये क्रमबद्ध इतिहास लेखन में, दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास लेखन में ये महत्वपूर्ण है। ठीक, अब प्रश्न उठता है कि संगम साहित्य किसके संरक्षण में आयोजित होते थे? ठीक है, संगम साहित्य किसके संरक्षण में आयोजित होते थे? ये पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। ठीक है, पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। ठीक, 3 संगम आयोजित किए गए थे और संरक्षण किसका था? पांड्य राजाओं का। ठीक, इनमें जो साहित्य संकलित किए गए उन्हीं को संगम साहित्य की, जो साहित्य संकलित किए गए उन्हें ही संगम साहित्य कहा जाता है। संगम साहित्य, यही है संगम साहित्य। ठीक, इन्हें ही संगम साहित्य कहा जाता है। अब प्रश्न उठ रहा है कि इनका संकलन कब से कब हुआ है? संग्रह, संगम साहित्य का संग्रह काल, संग्रह काल। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे पुराणों वेदों के संकलन करता है उसी हिसाब से हम यहाँ पर संग्रह काल की बात कर रहे हैं। संगम साहित्य का संग्रह काल कब हुआ? 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तमिलों द्वारा। ठीक है, संग्रह कब हुआ? 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तमिलों द्वारा विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि में। ठीक है, विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में, विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में, विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में इनका संकलन किया गया। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य, यही है संगम काल। इसमें आपको ध्यान देना है, पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम और 300 ईस्वी से 300 ईसा पूर्व तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में इनका क्या किया गया? संग्रह किया गया संगम साहित्य का। ठीक है, अब संगम साहित्य को, जो भी उपलब्ध संगम साहित्य हैं, उनका विभाजन 3 भागों में किया जा सकता। ठीक है, वर्गीकरण की बात हम करें तो संगम साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, ये 3 भाग कौन कौन से हो सकते हैं? संगम नहीं, उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जा सकता है। हम संगम साहित्य का वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक, संगम साहित्य का तो नंबर 1 हो सकता है
पत्थु पातु। नंबर 1 क्या हो सकता है? पत्थु पातु, पत्थु पत्थु पातु। ठीक, पत्थु पातु। नाम बड़े कठिन होते हैं दक्षिण भारतीय, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दूसरा है इथु थोके। दूसरा क्या है? इथु थोके, इथु थोके। तीसरा क्या है? पादिनेन कील कंकु, कंकु। ठीक है, पादिनेन। तीसरा पादिनेन, पादिनेन कील कंकु। ठीक, ये इनको संगम साहित्यों को इन 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, फिर इसके बाद और भी कुछ अन्य तथ्य हैं जो संगम साहित्य से संबंधित, जैसे अक्सर हम नाम कुरल का नाम सुनते हैं। कुरल, कुराल ये क्या है? तिरुवल्लुवर की रचित है ये, तिरुवल्लुवर। ठीक है, तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर। बड़ा कठिन नाम है, तिरुवल्लुवर। इन्हीं की रचना है कुराल, तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ है। ये तिरुवल्लुवर की रचना है। रचना क्या है? कुराल। कुराल क्या है? तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ। तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ है कुराल। तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ है। ठीक है, कुराल। इसके विषय त्रिवर्ग से संबंधित है। किससे है? त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति शास्त्र और आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। इसके विषय क्या है? कुराल के विषय, इसके विषय क्या है? त्रिवर्ग। त्रिवर्ग मतलब 3 वर्ग है ना, तो क्या है तीनों त्रिवर्ग? आचार शास्त्र, राजनीति शास्त्र, आर्थिक जीवन एवं प्रणय। आचार शास्त्र, राजनीति शास्त्र और आर्थिक जीवन एवं प्रणय। ठीक, ये है इसके त्रिवर्ग विषय। आर्थिक एवं जीवन एवं प्रणय से ये संबंधित है, इसके विषय, इसके त्रिवर्ग। ठीक, तमिल दंत कथाओं या किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत के 3 संगमों का आयोजन किया गया था। जो किंवदंतियां हैं, तमिल किंवदंतियों के अनुसार, किंवदंतियों के अनुसार 3 संगम साहित्य का आयोजन किया गया। दंत कथाएं क्या कहती हैं? कि दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया। ठीक, 3 संगमों का आयोजन किया गया, किया गया। कहां पर? दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। ठीक है, जिसे मुच्चंगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुच्चंगम। ये तीनों संगमों का जो आयोजन है, इसको मुच्चंगम कहा जाता है। मुच्चंगम कहा जाता है। ठीक, मुच्चंगम संगमों का आयोजन
मुच्चंगम कहा जाता है। ये 3 संगम थे प्रमुख। प्रथम संगम, मध्य संगम जो दूसरा था, अंतिम संगम जो तीसरा था। इतिहासकार तीसरे संगम को ही संगम काल मानते हैं और पहले 2 संगम पौराणिक हैं। ठीक है। तीसरा संगम क्या है? तीसरा संगम यही संगम काल है। तीसरा संगम संगम काल है। ठीक। इतिहासकारों के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार बाकी 2 संगम क्या हैं? पौराणिक हैं। बाकी 2 संगम, प्रथम और द्वितीय, ये दोनों संगम क्या हैं? पौराणिक हैं। पौराणिक। ठीक। ये पौराणिक हैं, इसलिए इतिहासकार केवल तीसरे संगम को ही संगम काल मानते हैं। ठीक। अब हम थोड़ा सा केवल ये देख लें कि कौन सा संगम कब हुआ था। ठीक। देखिए यहां पर संकलन कब हुआ वो अलग विषय है, संग्रह कब हुआ वो अलग विषय है, और संगम कब हुआ वो अलग विषय है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से वेदों का संकलन अलग विषय है और रचना अलग विषय है। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रथम संगम की बात करते हैं। तो प्रथम संगम कब का है? प्रथम संगम, प्रथम संगम ये सबसे पहले इसका समय जो है वो 4440 वर्ष पूर्व, यहां पर वर्ष पूर्व की बात हो रही, इतने वर्ष पूर्व। स्थान कहां था? मदुरा में। मदुरा में स्थान मदुरा में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य। अध्यक्ष अगस्त्य थे। अगस्त्य। ठीक है। अध्यक्ष अगस्त्य, मतलब 4440 वर्ष पूर्व हुआ था, मदुरा में हुआ था, अध्यक्षता अगस्त्य ने की थी। इसमें हुआ क्या था? संकलित ग्रंथ। संकलित ग्रंथ कौन कौन से थे? संकलित ग्रंथ अकट्टियम, ठीक है, अकट्टियम, परिपदाल, मदुनारय। अकट्टियम, परिपदाल, मदुनारय। अकट्टियम, परिपदाल, अकट्टियम, परिपदाल, परिपदाल, मदुनारय। मदुनारय। ठीक। अकट्टियम, परिपदाल और मदुनारय। इसके अलावा मुदुकुरुकु तथा कलारी। मुदुकुरुकु, मुदुकुरुकु, कलारी, मुदुकुरुकु, कलारी, आविरय। आविरय, मुदुकुरुकु, कलारी, आविरय। ठीक। इनमें से एक भी उपलब्ध नहीं है। ये सब जो भी संकलन हुआ था एक भी उपलब्ध नहीं है। अब दूसरे संगम की बात करते हैं। दूसरा संगम, दूसरा संगम 3700 वर्ष पूर्व हुआ था। 3700 वर्ष पूर्व ये दूसरा संगम है। ये कहां हुआ था? कपाटपुरम। इसके भी अगस्त्य थे। कपाटपुरम।
ठीक, ये कपाटपुरम में हुआ था। इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? अगस्त्य, अगस्त्य ने की थी। और इसमें संकलन महत्वपूर्ण विषय क्या था? तोलकाप्पियम, ठीक, अगस्त्य ने की थी, अगस्त्य। और संकलन क्या हुआ था? तोलकाप्पियम। ये तोलकाप्पियम है क्या? व्याकरण है तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम क्या है? तमिल व्याकरण, और रचनाकार तोलकाप्पियर थे। तमिल व्याकरण है ये, तमिल व्याकरण, व्याकरण तमिल व्याकरण है। और रचनाकार तोलकाप्पियर, ठीक, इसके रचनाकार हैं तोलकाप्पियर, ठीक, तोलकाम्पियर, तोलकाम्पियर, ये रचनाकार हो गए। फिर इसके बाद तीसरा संगम, तीसरा संगम कब हुआ था? तीसरा संगम तीसरा संगम 1850 वर्ष पूर्व हुआ था। तीसरा या तृतीय, तीसरा संगम 1850 वर्ष पूर्व, ठीक है। और हुआ था मदुरा में, अध्यक्षता की थी नक्कीरर। ये भी मदुरा में हुआ था, मदुरा में, और नक्कीरर ने इसकी अध्यक्षता की थी, नक्कीरर, ठीक है। मदुरा में हुआ था और अध्यक्षता की थी नक्कीरर ने। देखिए, प्रथम और तृतीय ये मदुरा में हुआ था, द्वितीय कपाटपुरम में हुआ था। और प्रथम और द्वितीय की अध्यक्षता अगस्त्य ने की थी और तृतीय की नक्कीरर ने की थी, ठीक, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो ये नक्कीरर ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसका जो संकलित ग्रंथ था उसमें क्या था? नेदुन्धोकय, नेदुन्धोकय, विषय क्या था? नेदुन्धोकय, जो संकलित ग्रंथ। नेदुन्धोकय, फिर कुरुन्धोकय, और फिर इसके बाद था नत्रिनयी, नत्रिनयी, फिर एंकुर भोरु, एंकुर भोर, परिपादल कुधु, परिपादल कुधु, परिपादल कुधु, वारी पेरिसय तथा सी-त्रिशय, ठीक, सी-त्रिशय आदि ये ग्रंथ थे। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के आरंभ में सर संत नयनार तिरुनाउक रसु अप्पार ने किया था, ठीक। ये जो परिषद थी, जो भी ये परिषद थी, इनके लिए जो संगम शब्द आता है, तो संगम शब्द का प्रयोग कब हुआ था? संगम शब्द का प्रयोग, संगम शब्द का प्रयोग किसके लिए? कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए, कवियों और
विद्वानों की परिषद के लिए, ये जो शब्द आया था संगम, कवियों एवं विद्वानों की परिषद के लिए, कब हुआ था? 7वीं सदी में। 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नायनार, ठीक, 7वीं सदी के प्रारंभ में, ठीक, 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नायनार तिरुनाबुक रसु अप्पार ने किया था। कौन? शैव संत, जिसको नायनार बोलेंगे। शैव संत को क्या बोलेंगे? नायनार बोलते हैं ना शैव संत को। तो इन्होंने ही किया था, शैव संत ने तिरुनाउक रसु, तिरुनाउक रसु अपार, ठीक, तिरुनाउक रसु अपार ने किया था। यह है संगम साहित्य के प्रयोग के बारे में, संगम शब्द के प्रयोग के बारे में जानकारी, ठीक। फिर इसके बाद है संगम काल के बारे में विवरण देने वाले कुछ अन्य स्रोत भी हैं। कौन कौन विवरण देते हैं? संगम काल के बारे में जानकारी के अन्य स्रोत। अन्य स्रोत क्या हो सकते हैं? अन्य स्रोत में है अशोक के अभिलेख में चोल, पांड एवं चेर के बारे में बताया गया है ना। अशोक के अभिलेख में चोल, चेर और पांड्य, चोल, चेर, पांड्य के बारे में बताया गया है अशोक के अभिलेख में। दूसरी, मेगस्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी एवं टालमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम एवं दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया है। किसने किया है? मेगस्थनीज ने किया है, और स्ट्रैबो, प्लिनी, टालमी, स्ट्रैबो और प्लिनी, टॉलमी, इन लोगों ने पश्चिम एवं दक्षिण भारत के मध्य व्यापार के बारे में वर्णन किया है, ठीक, व्यापार के बारे में वर्णन किया है, ठीक है, उल्लेख किया है व्यापार संपर्कों के बारे में। और कलिंग के खारवेल, कलिंग का जो हाथी गुम्फा शिलालेख है उसमें तमिल राज्यों का उल्लेख है। खारवेल का है ना, खारवेल, ये कलिंग का है ना, कलिंग, हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें क्या वर्णन है? तमिल राज्यों का उल्लेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख में तमिल राज्य, यहां पर भी तमिल राज्यों का वर्णन है हाथी गुम्फा अभिलेख में, ये खारवेल का है, ठीक। इसके अलावा 8वीं सदी में इरैयानर अगप्पोरुल के भाष्य की भूमिका में 3 संगमों का वर्णन किया गया है। कब? 8वीं सदी में, ठीक, 8वीं सदी में इरैयानर अगप्पोरुल और इरैयानर और अगप्पोरुल के भाष्य की भूमिका में 3 संगमों का वर्णन किया गया है कि भाष्य की
भूमिका में 3 संगमों का वर्णन किया गया है। 3 संगमों का वर्णन किया गया है। ठीक, 3 संगमों का वर्णन किया गया है, ऐसा है। ठीक, इसके बाद कुछ और हैं जिनका बहुत महत्व है तमिल साहित्य में, जैसे इलांगोकृत शिल्पाधिकारम। इलांगोकृत एक ये भी रचना है। शिल्पाधिकारम इलांगो की है ये, इलांगोकृत क्या है? शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम ये रचना है इलांगो की। इसका अर्थ होता है पायलों का गीत। एक उत्कृष्ट रचना है, तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में माना जाता है। ठीक, पायलों का गीत, और ये तमिल साहित्य में इनका काफी महत्व है, बहुत महत्व है, और उत्कृष्ट रचना है। ये राष्ट्रीय काव्य के रूप में माना जाता है तमिल साहित्य में। राष्ट्रीय काव्य कहां पर? तमिल साहित्य में। ठीक है, तमिल साहित्य में राष्ट्रीय काव्य के रूप में माना जाता है। इसमें 3 सर्ग हैं, 30 सर्ग हैं, जिनमें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया। 30 सर्ग हैं और जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। ठीक, 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह है शिल्पाधिकारम के बारे में। ठीक है, यह बहुत रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन और उसकी पत्नी कणगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। ठीक है, कावेरी पट्टन के कोवलन है। कावेरी पट्टन के कोवलन है, एक कोवलन है, इसमें कोवलन एक पात्र है। और अगले क्या है? उनकी पत्नी कणगी है, ये उनकी पत्नी है। और तीसरी है नर्तकी, एक नर्तकी है। इन्हीं की क्या है? ये प्रेम कहानी। ठीक है, और ये इसका विषय कोवलन, नर्तकी माधवी से और ये कणगी से संबंधित है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री ने कहा है कि यह बौद्ध लेखक दिंगनाथ 5वीं सदी की कृत न्याय प्रवेश पर आधारित है। फिर इसके बाद नाम आता है जीवक चिंतामणि। ठीक, जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुत्तक देवर को दिया जाता है। क्या नाम है? तिरुत्तक। ये क्या थे? जैन भिक्षु थे। ठीक है, जैन भिक्षु थे, ये जैन भिक्षु थे और ये संगम के बहुत बाद की रचना है। ठीक, तो ये है चिंतामणि के बारे में। इसके बाद है तोल्काप्पियम। ये क्या है? तोल्काप्पियम ये तमिल व्याकरण है। तोल्काप्पियम ये तमिल
व्याकरण है। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है। ठीक। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई थी। इसमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुलर है। तिरुवल्लुवार की तिरुकुलर, तिरुवल्लुवार की रचना है तिरुकुलर। ठीक। तिरुवल्लुवार की रचना क्या है? तिरुकुरल। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। और राम कथा के तमिल संस्करण भी अनेक हैं, जिसमें कंबन का है ईरामावतारम। कंबन का क्या है? कंबन का है ईरामावतारम। ठीक है, ईरामावतारम। ये राम कथा से संबंधित ग्रंथ है। इसकी रचना कंबन ने किया था। फिर संगम साहित्य के काव्य को भी 2 भागों में बांटा गया है। संगम काव्य क्या है? इसमें से एक भाग है अकम, दूसरा है पुरम। अकम और पुरम, ये 2 भाग हैं किसके? संगम साहित्य के। अकम काव्य का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम का विषय युद्ध है। ये प्रेम प्रसंग से संबंधित है और ये युद्ध से संबंधित है। ठीक, प्रेम प्रसंग और युद्ध। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर, पांड्य का विवरण मिलता है। उत्तर पूर्व में चोल और दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण में पांड्य है। किन राज्यों का वर्णन मिलता है? चोल, चेर और पांड्य। ये संगम साहित्य से वर्णन मिलता है। संगम साहित्य से। तो ये पांड्य एकदम दक्षिण में हो जाते हैं, पांड्य दक्षिण में, और चेर जो है उत्तर पश्चिम में है, और चोल कहाँ है? चोल उत्तर पूर्व में। ठीक। अगर आधुनिक तौर पे देखेंगे तो ये इधर चेन्नई की साइड में होंगे। ठीक। और पांड्य एकदम तमिलनाडु का दक्षिणी क्षेत्र होगा। ठीक। और ये पांड्य का। और चेर कहाँ होंगे? चेर जो है ये केरल से आसपास कर सकते हैं। ठीक है। तो चोल, चेर तथा पांड्य उत्तर पूर्व में, चोल दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। ठीक है। फिर संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का था। जो पावरफुल थे, सर्वाधिक शक्तिशाली, ये चोल थे। ठीक। सर्वाधिक शक्तिशाली चोल थे। चोल की स्थानीय स्वशासन की आज भी चर्चा होती है। ठीक। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कौन थे? चोल। और यह पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लार नदियों के बीच स्थित था। पेन्नार और दक्षिणी वेल्लार, पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लार, ये दोनों नदियों के बीच का स्थान था। ठीक। ये चोलों का राज्य था। ठीक है। और सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल क्या था? सबसे प्रतापी राजा। करिकाल जो था वो ब्राह्मण मतानुयायी था।
करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी। मतानुयायी मतलब वो हिंदू धर्म, आधुनिक हिंदू धर्म था। ठीक, ब्राह्मण मतानुयायी मतलब आधुनिक आप हिंदू धर्म कह सकते हैं। ठीक है, और राजकीय संरक्षण भी दिया था इन्होंने ब्राह्मण धर्म को। करिकाल ने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था। राजकीय संरक्षण करिकाल ने दिया था। ठीक है, इसी तरह पत्तिनपाले करिकाल के जीवन और सैन्य अधिज्ञान को दर्शाया गया है। संगम साहित्य की विभिन्न कविताओं में वेण युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। करिकाल ने फुहार या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की थी। करिकाल ने क्या किया था? फुहार और कावेरी पत्तनम नामक शहर की, इन शहरों की करिकाल ने स्थापना किया था। ठीक, और इसकी राजधानी उरैयूर का, अपनी राजधानी के उरैयूर से कावेरी पत्तनम में स्थानांतरित की थी। करिकाल की राजधानी उरैयूर थी और इसको बाद में इन्होंने स्थानांतरित की थी कहां पर? कावेरी पत्तनम में। कावेरी पत्तनम में इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी करिकाल ने। ठीक है, और इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध भी बनवाया था। करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध भी बनवाया था। बांध, कावेरी नदी के मुहाने पर करिकाल ने बांध भी बनवाया था और बांध बनवाने से सिंचाई आदि के लिए नहरों का निर्माण भी करवाया था। पेरुन्नुपाटे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया था। ठीक, किसमें? पेरुन्नानुपादे, ये ग्रंथ है। पेरुन्नुपादे में करिकाल को सप्त स्वरों का विशेषज्ञ, सप्त स्वरों का विशेषज्ञ भी करिकाल को बताया गया है। ठीक, सप्त स्वरों का विशेषज्ञ। इसके बाद संगम का जो दूसरा राज्य था वो चेर था। संगम युग काल का दूसरा राज्य चेर। दूसरा राज्य क्या था? चेर। चेर के बारे में, चेर राज्य भी दक्षिण का